So students, we have already completed Coelenterata. Now we are moving on to the third phylum of animal kingdom, that is the Ctenophora. Here C is silent. Ctenophora, Phora, Ctenophora. It is RA, okay. हो सकता था किसी को KA भी लग सकता था, इसलिए मैंने फिर से उसे डिलीट किया. Okay, now सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नीमेटोब्लास्ट सेल नहीं है. ठीक है, इससे पहले जो हमने आपको सिलेंट्रेटा पढ़ाया था वहां पे क्या कहा था, वहां पे नीमेटोब्लास्ट था. यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे नीमेटोब्लास्ट नहीं है. नीमाटोब्लास्ट is absent, and already I told you that nematoblast is a cell battery. ओके, ये टेंटिकल्स और बॉडी पे पाया जाता है और इसका काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है, ये एब्सेंट. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, नीमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट नहीं पाया जाता और नीडोब्लास्ट इज एब्सेंट. CNIDOBLAST ये भी एब्सेंट होता है. इसलिए इस टीनोफोरा को हम किस नाम से जानते हैं, तो एनिडेरिया. सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया कह रहे थे, इसको एनिडेरिया कह रहे. ए मींस विदाउट. ठीक है, एनिडेरिया. क्वाइट इंटरेस्टिंग. यस और नो? सिलेंट्रेटा इज अ निडेरिया but Ctenophora is Anidaria. Is that clear? This first point is clear. Why it is called as Anidaria? It is clear because nematoblast और nidoblast is absent. Okay, तो Ctenophora का सबसे पहला मैंने कैरेक्टर आपको बताया. Okay, now Ctenophora is also called as what? Sea walnut. Ctenophora को एक और नाम से हम पुकारते हैं, इसको Anidaria तो कह ही रहे हैं. ठीक है, इसको हम सी वॉलनट के नाम से पुकारते हैं. Commonly called as, it is commonly called as sea walnut. ठीक है, इसे सी वॉलनट की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको सी वॉलनट कहते हैं. समुद्र में रहता है इसलिए इसको वॉलनट और कॉम्ब जेली के नाम से पुकारते हैं. COMB, कॉम्ब जेलीज. ओके, अब कॉम्ब जेली क्यों कहते हैं, तो जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा. ठीक है, नाउ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टीनोफोरा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, हैबिटेट के ऊपर. इससे पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा. ठीक है, सिलेंट्रेटा पढ़ा. दोनों क्या है, मैराइन है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्लूसिवली मैराइन. ठीक है, चाहे आप पोरीफेरा को बोलिए चाहे आप सिलेंट्रेटा को बोलिए, एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं कहते. ठीक है, अब आप कहोगे कि ये एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब है. ठीक है, एक्सक्लूसिवली का मतलब यह है कि स्पेशली मैराइन. ठीक है, उसे हम स्पेशली मैराइन नहीं कहते. ठीक है, बिकॉज उसमें से भी कुछ स्पीसीज ऐसे थे सिलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा से जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं. ठीक है, तो अगर एक्सक्लूसिवली कहलाना है तो उसमें से भी क्या होना था कि पोरीफेरा को, जितने भी स्पीसीज है पोरीफेरा को, वो सभी के सभी कहाँ मिलते हैं, मैराइन वाटर में मिलते, तब हम उसको एक्सक्लूसिवली मैराइन कहते हैं. तो ऐसा तो वहां पे कोई कंडीशन है नहीं. ठीक है, लेकिन टीनोफोरा में ऐसा कंडीशन है. टीनोफोरा में हम क्या लिख सकते हैं, टीनोफोरा इज एक्सक्लूसिवली मैराइन. खैरुल इस्लाम, आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्ब जेली, जस्ट वेट. ओके, नाउ तो बच्चों मैं यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं. चूंकि ये टीनोफोरा कहां पाया जाता है, ओनली एंड ओनली इन मैराइन वाटर, that is why it is called as exclusively marine. exclusively, ये मैराइन छोड़ करके फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता. is that clear? that is why called as exclusively marine species. okay, और organism. तो ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इसका ये हो जाएगा, ये रेडियली सिमेट्री है. ठीक है, रेडियली सिमेट्री. अब रेडियली सिमेट्री मैंने आप लोग को पढ़ाया है. रेडियली सिमेट्री का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स और टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी एक्सिस, उससे हम रेडियल सिमेट्री मानते हैं. तो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया. पहला हो गया एक्सक्लूसिवली मैराइन,
और ये बच्चों आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, ये उन लोगों का मर्जी है, ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो एक्सक्लूसिवली मेराइन के साथ क्या हुआ, रेडियल सिमेट्री हुआ। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे दो जर्मिनल लेयर पाया जाता है। सो दो जर्म लेयर वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, तो आप लोग को भली भांति पता है अभी, ठीक है। The two germ layer organisms are called as what? So diploblastic. Already I got the answer. Very good. Who is this student? Okay, Sariyar Alam. Very good. Okay. So it is diploblastic. और वो दो जर्म लेयर्स, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ने भूल गया इसको, ठीक है, तो याद कर ले, एक एक्टोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है। मेसोडर्म यहाँ पे एब्सेंट होता है, मेसोडर्म अगर हुआ तो हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक हुआ। अब अगर इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक का बात करें बच्चों, तो वो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, organ level or organ system level. Okay, now the cellular level is the characteristic of which phylum? It is porifera. उसके बाद होता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हमको दो मिलते हैं, आप लोग को मैंने इसका ट्रिक भी दिया था, ठीक है। जो दो फाइलम आते हैं, एक तो सिलेंट्रेटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, और दूसरा है टीनोफोरा। तो आज के बाद हम टिश्यू लेवल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टीनोफोरा यहाँ पे खत्म होगा। तो इसके बाद हमको टिश्यू लेवल नहीं, किस लेवल में जाना है, तो ऑर्गन लेवल में। और ऑर्गन लेवल में क्या आएगा, प्लेटीहेलमिंथेस आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी, ठीक है, वहां से कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ फिर से मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम क्या बोलते हैं, ए निडेरिया कहते हैं। क्यों ए निडेरिया बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमको नीडोब्लास्ट नहीं मिलता है, नीमेटोब्लास्ट नहीं मिलता, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या है, तो सी वालनट इसका कॉमन नेम है, या कॉम जेली के नाम से हम इसे जानते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, रेडियली सिमेट्री, then diploblastic organism, tissue level of organization. Okay, तो बच्चों जरा इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अब तो थोड़ा डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। वेरी गुड, आप लोग ने आंसर दिया है, शाहीन अहमद, अलवी सुहेल अहमद, वेरी गुड। आंसर देते रहिएगा, आप लोग का प्रैक्टिस होगा, ठीक है, जितना आप रिकॉल करोगे उतना। ओके, चलिए ठीक है, इसका डायग्रामेटिकली हम लोग बनाते हैं, और इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसका नाम है प्लूरोब्रैकिया। ओके, आई एम ड्रॉइंग हियर प्लूरोब्रैकिया। Okay, now I will draw a diagram that is a pleurobrachia. एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, टेंशन मत लीजिए। सर निमेटोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेम है भाई, सेम है। और नीडोब्लास्ट का आपने स्पेलिंग गलत लिखा है भाई साहब, ठीक है, CNI, नीडो नॉट NI, और नीमाटो का भी गलत लिखा है, NE नॉट NI। Now here I am drawing pleurobrachia, और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक पोर बनाया है, ठीक है, पोर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसको आप माउथ भी कह सकते हैं। नहीं, इसको नहीं, इसको माउथ नहीं कहना बच्चों, ठीक है, ये एक पोर है ऐसे, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, तो देखिए यहाँ से 8 कॉम्ब प्लेट्स निकलेगा, ठीक है, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। दिस इज लाइक बॉल, ओके। और ये है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ये प्लेट लाइक है, सिलिएटेड है, कॉम्ब मतलब कंघी की तरह किया हुआ इस तरह से, ठीक है, कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं इसको। Somebody has this diagram as basketball. Yes, अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, थोड़ा सा वेट करो।
नाउ देयर आर टू लैटरल पिथ, यहाँ पे आपको लैटरली दो पिथ मिलेंगे, PIT, ठीक है, ये एक मिला और ये दूसरा मिला, ठीक है, इसको पिथ क्या है, इसको हम लैटरल पिथ कह रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया हुआ, मतलब लेवलिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये हो गया लैटरल पिथ, PIT, लैटरल पिथ, ठीक है, दैट इज द ओपनिंग। ओके माय डियर, लाइक अ बास्केटबॉल, लाइक अ फुटबॉल, ओके, पहले पढ़ तो लो इसको, उसके बाद इसको तुम बास्केटबॉल बनाओ, फुटबॉल बनाओ, वॉलीबॉल बनाओ, आई डोंट केयर, पहले इसको समझ तो लो। अब देखो ये ऑर्गेनिज्म, और जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे बनाना विद प्रॉपर लेवलिंग, ठीक है। यू हैव टू शो मी व्हाई यू आर रेजिंग योर हैंड, मिराजुल इस्लाम, you have any question then you can ask me, okay, I will tell you what is the lateral pith. दिस इज द ओपनिंग, ठीक है, ये देखो ये माउथ की तरह काम करेगा, ये माउथ की तरह काम करेगा, ये जो ओपनिंग मैंने बनाया, ठीक है, ये माउथ की तरह काम कर रहा है, MOUTH, 1 सेकेंड, ठीक है, इससे माउथ कह रहे हैं। ना फ्रॉम दिस टू लैटरल पिथ, ठीक है, पिथ का मतलब ओपनिंग भी होता है बच्चों, ठीक है, ये दो लैटरल, लैटरल मतलब लैटरली पाया जा रहा है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो ये एंटेरियर हो गया, ये पोस्टेरियर हो गया, सरियार आलम ने पूछा आई थिंक, तो ये देखो ये एंटेरियर पोर्शन हो गया, ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया, और ये साइडवेज होता है ना, ये साइड वाला पोर्शन, इसको लैटरल मानते हैं, ठीक है, ये लैटरल है, लैटरली, तो लैटरली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको पिथ का नाम दिया गया, ठीक है, PIT, पिथ, आपको बोटनी में मिलेगा ये टर्म पिथ बेसिकली। यहाँ से क्या निकला है बच्चों, तो यहाँ से टेंटिकल्स निकला है, ठीक है, लैटरल फिलामेंट्स होता है इस पे, इसको टेंटिकल्स कर, एक यहाँ से निकला और दूसरा यहाँ से निकलेगा, ओके, लाइक दिस, दीज आर द टेंटिकल्स, तो हमें पहले लिख लेते हैं, ये टेंटिकल्स है, TENTACLES, tentacles. On these tentacles there will be what, there will be a filament like structure, ओके, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और ये भी कैसे फॉर्म हो रहा है, लैटरली पाया जा रहा है, टेंटिकल्स के ऊपर दोनों तरफ लैटरली पाया जाएगा, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, लैटरल फिलामेंट्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है क्लास। देखो डायग्राम समझना मेन थिंग है यहाँ पे, बाकी तो आप लोगों के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिलामेंट्स कहाँ पाया जा रहा है, लेटरली फिलामेंट्स मिल रहा है हमको, एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है बट उसको लेबल नहीं किया, ठीक है, सो लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पे लेबलिंग आपको जानना है। ये देखिए ये हो गया लेटरल प्लेट्स और लेटरल फिलामेंट्स, LATERAL, लेटरल फिलामेंट्स, ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या क्या बताया आपको, यहाँ पे पिच बताया जो लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद क्या बोला, पोर है, यहाँ पे माउथ का काम कर रहा है, ये माउथ बताया, लेटरल पिच से क्या निकल रहा है, टेंटिकल्स निकल रहा है, और टेंटिकल्स के ऊपर क्या है, लेटरल फिलामेंट्स है, ओके, समझ, फिलामेंट मींस सिल्क, नो, फिलामेंट डज नॉट मीन सिल्क, ठीक है, फिलामेंट का मतलब होता है एक्सटेंशन लाइक, जैसे सीलिया, फ्लैजेला, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है,
हमारा हेयर, हेयर फिलामेंट है, हेयर जो बाल है आपका सर के ऊपर वो फिलामेंट लाइक है, ठीक है, उसका मतलब सिल्क नहीं हुआ, ठीक है, सिल्क और इसमें डिफरेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? टेल, चलो ठीक है। नाउ अब बच्चों देखो, यहाँ ऊपर में मैंने एक पोर बनाया था, याद है, इसी पोर से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, मैं इसे किसी और कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ। इसी पोर से मैंने 8 कॉम प्लेट्स निकाले थे, ठीक है, यहाँ देखो, ये मैंने एक यहाँ पे मैंने पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। दिस इज द पोर, ठीक है, ये देखिए, ये एक पोर जो माउथ का काम कर रहा है, और ये जो पोर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है एनस, ये एनस का काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एंट्री होगा और यहाँ से एग्जिट होगा। क्लियर? ये एनल पोर होगा, तो इसको एनस बोल दो या एनल पोर बोल दो, ठीक है, एक ही है। ओके, अब बच्चों यहाँ जो मैंने आप लोग को दिखाया है, यहाँ पे बॉडी पे 8 लैटरल प्लेट्स, ये देखिए 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ये देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दीज आर द सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है, दीज आर द कॉम्ब प्लेट्स, COMB, कॉम्ब मतलब कंघी, और प्लेट का मतलब तो आप लोग जानते ही, ठीक है, कॉम्ब प्लेट्स। ओके, सो ये कॉम्ब प्लेट्स कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 8 इन नंबर। ओके, सो 8 ciliated comb plates are present here। कैसे प्रेजेंट है बच्चों? सो दिस कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट इंटरनली और एक्सटर्नली, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे आर प्रेजेंट एक्सटर्नली, ठीक है, 8 ciliated comb plates are present externally। ओके, इन अ रो, लाइन से प्रेजेंट है, एक के बाद एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, किसका, तो ये एनिडेरिया का, दैट इज टीनोफोरा का। अब इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, ठीक है, अगर किसने पूछा व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सो व्हाट वी शुड राइट हियर, दिस कॉम्प्लेक्स विल हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, सो व्हाट विल राइट, कॉम्प्लेक्स विल हेल्प इन और हेल्प्स इन लोकोमोशन। और ये लोकोमोट कैसे करेगा बताइए, एक्वेटिक है तो लोकोमोट कैसे करेगा, ऑब्वियसली बाय स्विमिंग, तो स्विमिंग में हेल्प करेगा इसको। इज दैट क्लियर? तो ये रहा टीनोब्रैकिया, दैट इज टीनोफोरा का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। ओके, दिस इज टीनोफोरा, टीनोफोरा। ओके, कौन सा स्पीशीज था, प्लूरोब्रैकिया, PLEUROBRACHIA, ठीक है, प्लूरोब्रैकिया। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन, ठीक है, जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाइजेशन के बारे में इसका, ठीक है, डाइजेशन ऑफ टीनोफोरा, डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, आप लोग को अगर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ नाउ व्हाट अबाउट द डाइजेशन इज, पोरीफेरा में हमने डाइजेशन क्या बताया था, पोरीफेरा में जो डाइजेशन था वो कैसा था, इंट्रासेलुलर था, बिकॉज सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिडेरिया का, दैट इज टीनोफोरा का, then it has both the digestion extracellular as well as intracellular, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, digestion is both intra as well as extracellular, intracellular and extracellular। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है, इंट्रासेलुलर का मतलब दैट इज विद इन द सेल, और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब आउटसाइड द सेल। अगर किसी को नहीं पता तो वो एक बार जान ले, इंट्रा मींस विद इन, सेलुलर मींस
सेल, तो विद इन द सेल, अगर सेल के अंदर हो रहा तो हम उसे इंट्रासेलुलर कहेंगे, और अगर सेल के बाहर हो रहा है आउटसाइड द सेल तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, अगर दो सेल के बीच में हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब मैंने कहा कि दो सेल के बीच में अगर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है इसके बारे में, प्लीज थोड़ा कोशिश कीजिए। ओके, मिड सेलुलर सर यार नो, इंटर सेलुलर बोला जाता है बच्चों, इंटर सेलुलर, वेरी गुड जवाब है इंटर सेलुलर। ओके, INTER मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, इंट्रा मीन्स विद इन और इंटर मीन्स इन बिटवीन, ठीक है, ना हो तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इंट्रा का मतलब ये टर्म आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है, जब तक एंट्रेंस पास नहीं करते या फिर अगर MBBS डॉक्टर बन भी जाते हो तो उसके बाद भी ये सब टर्म जानना होगा, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब अंदर, और इंटर का मतलब होगा इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब किसी के बीच में, ठीक है। नाउ now students, one of the most important property which we are going to discuss here about the stenophora, ठीक है। इस स्टीनोफोरा के पास बच्चों क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे ये लाइट को एमिट करता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। ओके, सो व्हाट वी शुड राइट हियर, द टीनोफोरा और दे exhibit one most important property here, that is the property of emitting light. They exhibit property of emitting light, emitting मतलब छोड़ना, ठीक है, emitting light, ये लाइट एमिट करता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट विल बी कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, NISCENCE, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, द टीनोफोरा एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। ओके, ये लाइट को एमिट करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर्टी है। बायोल्यूमिनेसेंस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज दैट क्लियर? ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप यहाँ पे स्टार मार्क दे सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में ये आपका NCERT का लाइन है। ओके, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। नाउ स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट दिस organism, that is the ctenophora, और इन टीनोफोरा विल नॉट बी सेपरेट सेक्सेस, यहाँ पे जो सेक्सेस होंगे, सेक्स होंगे वो सेपरेट नहीं होगा, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स, वो अलग अलग नहीं होंगे। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, अभी अभी हमने पढ़ के आया है सिलेंट्रेटा में, that the organism which does not have sexes as separate feature, they are called as what, hermaphrodite। okay, so हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sexes are not separate, not separate, that is why they are called as hermaphrodite। अब तो ये सब टर्म आप लोग को याद हो गया होगा एकदम, ठीक है। hermaphrodite का और क्या क्या नाम है, एक हो गया बाइसेक्सुअल, और दूसरा मोनोएसियस, प्रीवियस क्लास में भी शायद मैंने पूछा था, मोनोएसियस। ओके, मोनोएसियस कहते हैं उसे। नाउ व्हाट अबाउट द फर्टिलाइजेशन, अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो एक्सटर्नल होता है, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल while development is indirect, इनडायरेक्ट का मतलब हुआ लार्वल स्टेज से होके जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ। और इसका एग्जांपल जो NCERT में दिया हुआ आप लोगों को, एक तो मैंने दे दिया प्लूरोब्रैकिया, एंड जो दूसरा एग्जांपल है वो है टीनोप्लेना, CTENOPLANA। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीनोफोरा। तो बच्चों ये तीसरा फाइलम भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो वी डोंट हैव एनफ टाइम, सो प्लैटीहेल्मिंथेस जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में
खत्म करेंगे, ठीक है, उसी में वो एंड भी हो जाएगा। तो फॉर दिस सेशन आई एम एंडिंग हियर, थैंक यू।